नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमाचारण इतिहास की सहायक आचार्य आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें हम द्वितीय वर्ष के पहले पेपर में तैमूर के आक्रमण के बारे में बता दिया था मैंने पिछली बार। अब उसके आक्रमण के बाद किस प्रकार दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ और नए नए क्षेत्रीय राज्य उदय हुए। इन उदित हुए क्षेत्रीय राज्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उत्तर भारत के और एक दक्षिण भारत के, क्योंकि उत्तर भारत में कई सारे क्षेत्रीय राज्य उत्पन्न हुए इस दौरान और आपस में संघर्षरत रहे। इनमें कई महत्वपूर्ण शासक हुए जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को, इस अध्याय को हम दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे। आज हम पहले वीडियोस में बात करते हैं। 1398 से लेकर 1399 जनवरी फरवरी तक तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण हुआ और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन और नए नए क्षेत्रीय राज्य उदित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दक्षिण भारत का हम इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य नए नए राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। तो ये तो छोड़ो, इसको हम आगे लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर भारतीय राज्यों की। 14वीं शताब्दी के बीच से लेकर के 16वीं शताब्दी तक पूरे भारत में कई सारे छोटे बड़े राज्य बने, उद्भव हुआ उनका। कुछ शक्तिशाली थे जिनके साम्राज्य बड़े थे, सीमाएं ज़्यादा थी, और कुछ राज्य छोटे थे, कमज़ोर थे। तो जो बड़े राज्य थे वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और छोटे राज्यों पर प्रभुत्व बनाने के लिए लगातार दबाव बनाते चले जा रहे थे। ऐसे प्रमुख राज्यों में उत्तरी भारत राज्य के दिल्ली सल्तनत, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर और राजपूताना के राज्य थे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उत्तरी भारत के छोटे छोटे राज्य जो हैं उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है। सिंध, तिरहुत, उड़ीसा, कामरूप आदि, और दक्षिण के छोटे राज्यों में माबर और खानदेश थे। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में जो आस पड़ोस के राज्य होते थे उनमें साम्राज्य विस्तार के लिए कई बार संघर्ष चलते रहते थे। उत्तरी भारत में राजपूतों और अफगान शासकों के बीच में संघर्ष होता रहा, जिसमें मेवाड़, गुजरात, दिल्ली सल्तनत और इसके अलावा मालवा भी सम्मिलित रहा। अफगान शासक वंश जो अलग अलग थे, जैसे कि दिल्ली के, जौनपुर के, इनमें भी आपस में संघर्ष चलते रहे। दिल्ली सल्तनत और बंगाल के बीच में भी और दिल्ली सल्तनत और जौनपुर के बीच में भी। इस युद्ध के बीच में जो छोटे मोटे पड़ोसी राज्य थे वो भी इनके संघर्षों के शिकार हुए, जैसे कि उड़ीसा और कामरूप। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का तो पूरा इतिहास ही आपस में संघर्षरत होकर के एक दूसरे की शक्ति को कमज़ोर करने का ही इतिहास रहा है। तो आइए आज हम उत्तरी भारत के क्षेत्रीय राज्यों में जो पहले 4-5 प्रमुख राज्य हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो उत्तरी भारत का राज्य था, जो कि उत्तरी भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, शुरुआत से ही इल्तुतमिश के प्रयासों से, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों से इस साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो गया था। दक्षिण भारत तक एक तरह से इसने अपनी संप्रभुता आरोपित कर ली थी, लेकिन तुगलक वंश के काल में मोहम्मद तुगलक की विफल योजनाओं और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जो एक समन्वयवादी नीति अपनाई, रुख अपनाया सबसे समझौता करने का, इसके कारण सल्तनत कमज़ोर हुई और इसका परिणाम भुगतना पड़ा जब तैमूर का आक्रमण 1398-99 के बीच में हुआ। तैमूर के आक्रमण के कुछ वर्षों बाद तैमूर ने सैयद वंश के खिज़्र खान को पंजाब का अपना गवर्नर नियुक्त कर रखा था। तो कुछ समय बाद खिज़्र खान ने आकर दिल्ली की सत्ता पर अपना दावा बोला और सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश का शासनकाल कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय इसके कि इसके शासनकाल में नए नए राज्य उदित होने लग गए। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सिकुड़ती चली गई। इस गिरती हुई स्थिति को संभाला लोदी शासकों ने। लोदी शासक अफगान मूल के थे। इसके 3 महत्वपूर्ण शासक थे। पहला था बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना की। दूसरा सिकंदर लोदी, जो कि लोदी शासकों में सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दूरदर्शी माना जाता है। और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो
कि दुर्भाग्यवश पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। इस तरह से लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का ही खात्मा हो गया। अब अगला राज्य अपने आ रहा है जौनपुर। इस राज्य की स्थापना, ये शहर जौनपुर जो है, फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में जब बंगाल अभियान में गया हुआ था तो उस दौरान बसाया था। धीरे धीरे ये दिल्ली सल्तनत की पूर्वी प्रांत की राजधानी बन गया। जब तुगलक साम्राज्य का विघटन हो रहा था तो इसका फ़ायदा उठाकर जौनपुर का जो गवर्नर था मलिक हुसैन सरवर, इसने 1394 में जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली। उसने सुल्तान उस शर्क की पदवी धारण की, इसलिए जौनपुर को कई बार शर्की राज्य के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, शर्की राज्य और जौनपुर राज्य एक ही है। 1399 में मलिक सरवर की मृत्यु के बाद उसका गोद लिया हुआ पुत्र मुबारक शाह राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम शाह, उसने 1440 तक राज किया और इसके काल में जौनपुर की सीमाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। अपने चरमोत्कर्ष पर यह राज्य पश्चिम में अलीगढ़ से, पूर्व में बक्सर और दरभंगा और उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। इसका अगला शासक महमूद शाह हुआ। इसके काल में दिल्ली के शासकों से उसका संघर्ष हुआ और बहलोल लोदी, जो कि इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसने इसे पराजित किया। अंतिम शासक हुआ हुसैन शाह, जो कि विस्थापित होकर के बिहार और बंगाल चला गया। अपने राज्य प्राप्ति के लिए उसने प्रयास किए, लेकिन सिकंदर लोदी ने इसे पराजित कर दिया और जौनपुर राज्य लोदी साम्राज्य के अंतर्गत वापस से मिला लिया गया। ये तो है जौनपुर राज्य का राजनीतिक इतिहास, लेकिन राजनीतिक के साथ साथ जौनपुर राज्य के अगर सांस्कृतिक इतिहास की हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये कुछ अधूरा सा रह जाएगा। इस राज्य का विशेष महत्व रहा है इसकी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण। तैमूर के आक्रमण में मैंने बताया था कि दिल्ली के सारे विद्वान कारीगरों को ले गया, दिल्ली दिवालिया सी हो गई, भूखमरी फैल गई, धन सारा ले गया। तो ऐसे में बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार आश्रय स्थली की तलाश में, जीविका की तलाश में दिल्ली से जौनपुर की तरफ पलायन करने लगे। दिल्ली के तुर्क शासकों की तुलना में क्षेत्रीय जो शासक थे छोटे छोटे, वो उदार दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने साहित्य, स्थापत्य कला, बल्कि संगीत कला और चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया। यहाँ तुर्क शासकों ने संगीत और चित्रकला में बिल्कुल रुचि नहीं ली थी। धीरे धीरे जौनपुर का नगर उत्तरी भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया और इसी के कारण उसे शिराजे हिंद भी कहा गया। यहाँ शर्की शासकों के संरक्षण में एक नई स्थापत्य शैली, भवन निर्माण कला का विकास हुआ, जिसके 3 मस्जिद के रूप में इनके उदाहरण दे सकते हैं। इन मस्जिदों में मीनारों का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। सामने जो भवन है उसमें भी कहीं मीनारें नहीं हैं, बल्कि सलामी दीवारें और राजसी दरवाजों का प्रयोग किया गया है। शर्की शासकों ने अरबी और फारसी तो भाषाओं का विकास करवाया ही, साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करवाया। प्रसिद्ध साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी की प्रख्यात रचना पद्मावत के बारे में आप सभी जानते हैं, उनका संबंध जौनपुर राज्य से था। इन शासकों ने चित्रकला की प्रगति में भी योगदान दिया और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ के शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और हिंदू प्रजा को मंदिर आदि के निर्माण में सुविधा उपलब्ध कराई। इनकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा साहित्यकार विद्यापति ने भी अत्यधिक की है। अगला राज्य है बंगाल का राज्य। पूर्वी भारत का ये प्रमुख राज्य था। इसकी सीमाएं जौनपुर राज्य से और पूर्वी सीमा कामरूप से मिलती थी। 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध फखरुद्दीन ने विरोध किया और एक नया राज्य बना लिया, बंगाल को स्वतंत्र कर दिया। फिरोज शाह ने बंगाल के विरुद्ध अभियान किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और 1576 में अकबर के आक्रमण तक बंगाल लगभग स्वतंत्र बना रहा। बंगाल के स्वतंत्र शासकों में 2 का नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। पहले हैं गयासुद्दीन आज़म शाह और दूसरे हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह। आज़म शाह ने विद्वान व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए रखा। उसने 1409 में चीन के सम्राट के पास व्यापार के लिए 2 राजदूत भेजे। इसके कारण बंगाल के विदेशी व्यापार का काफ़ी विस्तार हुआ। अलाउद्दीन हुसैन शाह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने राज्य में शांति बनाए रखी, सुव्यवस्था बनाए रखी और सबसे बड़ी चीज़, हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण नीति उसने बनाए रखी। हिंदुओं को उसने बड़े बड़े पद प्रदान किए।
इन शासकों के समय तक बंगाल का राज्य शक्तिशाली बना रहा और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति। बंगाल के शासकों ने अपनी राजधानी पांडुआ और गौड़ के नगरों में कई सुंदर इमारतों का निर्माण कराया। दिल्ली की शैली से अलग एक विशिष्ट स्थापत्य शैली वहां विकसित हुई, जहां पत्थरों की जगह ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये हिंदू स्थापत्य शैली के ज़्यादा नज़दीक है। इन इमारतों में गौड़ की हुसैन शाह का मकबरा, उसके शासनकाल में बनी सुनहरी मस्जिद, अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने जो बनवाई थी, ये प्रसिद्ध है। इस मस्जिद में लगभग 400 गुंबद हैं और ये बंगाल की सबसे पहली उल्लेखनीय इमारत मानी जाती है। गौड़ के खंडर 20 से 30 वर्ग मील के बीच के इलाकों में फैले हैं, जो कि इसकी ऐतिहासिक संपन्नता के न सिर्फ भवन निर्माण में बल्कि साहित्य की प्रगति में भी बंगाल के शासकों ने काफ़ी सहायता की। बंगाल भाषा के विकास में मुस्लिम शासकों का योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कृतिवास द्वारा रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद बंगाल के सुल्तानों ने ही कराया था। मालधर बसु नामक एक कवि थे जिन्होंने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। इनको बंगाल के सुल्तानों ने आश्रय नहीं दिया बल्कि गुणराज खान की उपाधि भी दी। नुसरत शाह के शासनकाल में बंगाल महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया गया। हिंदू राजाओं के दरबार में बंगाली भाषा को बाद में मान्यता मिली। इससे पहले जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे चैतन्य महाप्रभु, इनके प्रति भी बंगाल के शासकों ने उदार नीति अपनाई। बंगाल के शासक अपने जो दक्षिणी राज्य थे उड़ीसा, जो कि एक थोड़ा कमजोर राज्य था, उस पर अधिकार करने के लिए बराबर प्रयास करते रहे। ये क्षेत्र उस समय जाजनगर भी कहलाता था। 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने भी, जो दिल्ली का शासक था, उड़ीसा पर आक्रमण किए। बाद में उड़ीसा जो है गजपति साम्राज्य कहा जाने लगा। अब अगला जो उत्तर भारतीय राज्य है वो है गुजरात का राज्य। जब तैमूर का आक्रमण हुआ उसके बाद 1401 में जफर खान ने गुजरात को एक स्वतंत्र राज्य का रूप दे दिया और मुजफ्फर शाह के नाम से सत्तारूढ़ हुआ। उसका पोता अहमद शाह, जो कि 1411 से 41 के बीच में शासक रहा, उसने असावल नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की और वहां अपनी राजधानी स्थापित की। उसके जो उत्तराधिकारी निकले वे भी योग्य थे। उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्न किए। गुजरात का जो महानतम शासक कहवाना जाता है वो था महमूद बेगढ़ा। उसको ये नाम बेगढ़ा दो बहुत ही मुश्किल से जीते जाने वाले दुर्गों को जीतने के कारण ये बेगढ़ा, बे यानी तो और गढ़ा यानी गढ़। 1459 से 1511 तक उसका शासन था। उसने चंपानेर, काठियावाड़, जूनागढ़ और कच्छ के क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी और अहमदनगर के शासकों को भी पराजित किया। इसके अलावा पुर्तगाली, जो कि उस समय अरब सागर के व्यापार के ऊपर अपना नियंत्रण बनाने की प्रयास कर रहे थे, उसके विरुद्ध भी उसने संघर्ष किया। पुर्तगालियों के विरुद्ध उसने ऑटोमन साम्राज्य के प्रतिनिधि, मिस्र के शासक और कालीकट के जैमोरिन शासक से मिलकर एक नौसैनिक बेड़े का निर्माण करना चाहा, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। महमूद के शासक की प्रशंसा पुर्तगाली यात्री बार्थेना ने भी की है। गुजरात के शासक दिल्ली तक अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयासशील रहे। इसके लिए उससे सबसे पहले मेवाड़ से संघर्ष किया। जब मुगल भारत आए तो उसके बाद हुमायूं का बहादुर शाह से कई बार संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह पराजित हुआ। गुजरात का जो स्वतंत्र राज्य था, इसकी समाप्ति की गई अकबर के द्वारा 1576 में। ये तो आए इनका राजनीतिक इतिहास। अब सांस्कृतिक इतिहास से भी आ जाते हैं। गुजरात के शासकों ने कला और सांस्कृतिक जीवन के विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया। इन्होंने स्थापत्य कला में एक नई शैली का विकास किया, जिस पर हिंदू और जैन वास्तुकला दोनों का प्रभाव था। ये इनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक पता चलता है। गुजरात की जो शैली की इमारतें हैं, इसमें जालियाँ, आप देखो चित्र में भी जो इमारत है, इसमें जालियाँ कितनी सुंदर नक्काशी से जड़ी है और लकड़ी पर कलात्मक नक्काशी का काम बड़ा ही उल्लेखनीय है। चित्रकला के क्षेत्र में इनकी अभिरुचि रही। जैन धर्म के संबंध में जो पांडुलिपियां हैं, उन पर मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग बनाने की परंपरा ये यहाँ बनी रही। आमतौर पर गुजरात के शासक धार्मिक सहिष्णु थे, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद जो था वो था अहमद शाह, जिसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगवाया और हिंदू कई मंदिरों का भी उसने विनाश किया। अगला गुजरात का पड़ोसी और प्रतिद्वंदी राज्य मालवा। इसका
भौगोलिक और सामरिक महत्व बहुत अधिक है। ये राज्य जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित था, जिसके कारण चाहे गुजरात दिल्ली से जाओ या दक्षिण जाओ, इनके बीच में रास्ते में ये हमेशा आता था। 1398 में जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो मालवा का सूबेदार था, उसने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली। 1401 से 1531 तक मालवा स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहा। इसके बाद बहादुर शाह और फिर हुमायूं के अधीन आया, परंतु मुगल साम्राज्य में इसका विलय 1561 में स्थायी रूप से विलय अकबर के समय हुआ। मालवा का प्रसिद्ध शासक होशंगशाह था। इसने धार की जगह मांडू को अपनी राजधानी बनाया, चित्र आप देख ही रहे हैं। लेकिन गुजरात के शासक से ये पराजित हो गया और बंदी बनाने के कारण इसकी स्थिति कमजोर हो गई। 1436 में होशंगशाह के वंश का समाप्त करके महमूद खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की। महमूद खिलजी का शासनकाल था 1433 से लेकर 1468 के बीच। इसने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। इसने गुजरात, मेवाड़ और बहमनी राज्यों के साथ संघर्ष किया, लेकिन इन सब के बावजूद मालवा की शक्ति और गौरव को उसने बनाए रखा। मेवाड़ के साथ उसने जब युद्ध किए तो मंदिरों का विनाश किया, जिसके कारण कई इतिहासकार उसे धर्मांध मानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता उसे उदार मानते हैं। ये स्मरणीय है कि हालांकि युद्ध के समय उसने मंदिर अवश्य तोड़े, लेकिन शांति के समय अपनी हिंदू प्रजा पर उसने कुछ भी अत्याचार नहीं की। तो ये था अपने उत्तर भारत के क्षेत्रीय राज्यों में पहला वीडियो। अगला वीडियो हम कुछ ही दिनों में अपलोड करेंगे।